कि ये अजम की मदह की अब्बासियों की दास्तान लिखी, अजम की मदह की अब्बासियों की दास्तान लिखी, मुझे चंदे मुक़ीम आस्ताने गैर होना था, मगर अब लिख रहा हूँ सीरत पैगम्बर ख़ातम, खुदा का शुक्र है यूँ ख़ात्मा बिलखैर होना था। उस शेर को कहा है इस तरह कि ये नन्हे जहन बनेंगे वक़ार भारत का, ये नन्हे जहन बनेंगे वक़ार भारत का, कि इन जुगनुओं को माहे तमाम होने दो और वतन के बच्चों को नफ़रत की पुस्तकें न पढ़ाओ, वतन के बच्चों को नफ़रत की पुस्तकें न पढ़ाओ, कि इन बच्चों को अब्दुल कलाम होने दो, कि इन बच्चों को अब्दुल कलाम होने दो। मैं इसी में भावना रखता हूँ। बिल्कुल। नमस्कार, आदाब। अग्नि परीक्षा देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ ज़िले के शिबली नेशनल कॉलेज के ग्राउंड में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर हमारी दाहिनी तरफ कुछ छात्र हैं और कुछ छात्र नेता हैं। कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ की पढ़ाई यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे लोगों को हमने आमंत्रित किया है, या यूँ कहें कि हम आए हैं इन लोगों से बातचीत करने, क्योंकि जब तक छात्रों की बात नहीं सुनी जाएगी या जो छात्र नेता हैं उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा, तब तक उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव के जो साफ साफ नतीजे हैं, जो परिदृश्य है, वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो देर न करते हुए इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे हमलावर है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसको देखते हुए इनका क्या कहना है, क्या सोचते हैं। 5 साल का लगभग जो योगी आदित्यनाथ की सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है, इस पर इनका क्या सोचना है। उत्तर प्रदेश को इन 5 सालों में, लगभग इन 5 सालों में क्या मिला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नाम बताएं अपना। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान जी, मैं यहाँ का छात्र संघ मौजूदा सदर हूँ। अच्छा, छात्र संघ के अध्यक्ष हैं आप। जी जी। क्या कहना है, 5 साल का जो कार्यकाल पूरा कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विकास के दावे कर रही है और कह रही है कि उसकी बदौलत हम फिर से एक बार सत्ता में आएंगे, इसको कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शिबली कॉलेज की सरजमीन पर आएँ, और तमाम आपके दर्शकों को भी शुक्रिया कि वो हमें सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है वो तो ज़मीन से लेकर आसमान तक है। और आप 2012-2007 से पहले से देख लीजिए यूपी के इलेक्शन को, हर साल, हर 5 साल पे कोई नई पार्टी आई है। नई का मतलब कि बसपा आई है, सपा आई है, फिर भाजपा भी को भी मौका मिला और दावा सबने किया और ज़मीन रिपीट किसी ने नहीं किया। और ज़मीनी काम किसी के अंदर नहीं है। अच्छा। अगर हाईवे बना दिया गया, पास होता है मायावती की सरकार में, काम शुरू होता है अखिलेश की सरकार में, ख़त्म होता है योगी की सरकार में। या तो वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, जैसे बहुत सी फिल्मों में दिखाया जाता है, एक मदारी पिक्चर थी कि ठेकेदार अपोजिशन होता है और जो है ठेका देने वाला पक्ष का आदमी होता है। ये बहुत वैसी बात है, लेकिन कहना यही है कि सरकार अगर काम करती है तो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक पब्लिक देख लेती है, हाँ ये काम हुआ है। अगर एक हाईवे 15 साल में बन रहा है तो इसको मैं विकास नहीं मानता हूँ। हकीकत यही है, एक हाईवे एक सरकार में पास हो रहा है, उसी में बन जा रहा है, वही सरकार शिलान्यास कर रही है, तो उसको मैं मान रहा हूँ विकास है। बाकी विकास इसको नहीं कहते हैं कि आदमी जब पैदा हो और 50 साल की उम्र में जाके कमाना शुरू करे तो उसको विकास नहीं कहेंगे। उसको कहेंगे जो पैदा होने से 1 साल से लेकर 49 साल के बीच में जो उसने ठर्रा मारा है, उसके बीच में उसकी गुंजाइश वो ख़त्म हो जाती है। तो मुल्क में, जैसे हमारे मुल्क के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनको मैं क्या कहूँ, वो जेड से आज़म खान बना दिए। हालांकि आज़म खान हम लोग ऐसे ही जानते थे, उन्होंने जेड से बना दिया। तो आप उनके ज़ुबान और योगी आदित्यनाथ की ज़ुबान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि कोरोना काल में इनको दिखा देना चाहिए था कि हम भी एक पार्टी हैं। लेकिन हकीकत बता रहा हूँ, यहाँ पे सब खड़ा है। किसी से पूछ लीजिए, हमारे जैसे साधारण स्टूडेंट यहाँ से गाड़ी बुक करके जाते थे मऊ से ऑक्सीजन ला के यहाँ देते। तो हाल ये था कि वहाँ आते आते इंसान मर जाता था। ये आग के सामने की बात मैं बता रहा हूँ। वहाँ पहुँचते पहुँचते इंसान मर जाता था। गैस उसके यहाँ पहुँचाएँ, हम लोग के सामने ये हुआ है। हम गैस लेके पहुँचे, पता चला इंतकाल हो गया, फिर गैस ला दो, दूसरे के यहाँ पहुँचाओ। ये हाल था। विकास की बात कर रहे हैं, विकास इसको कहते हैं। आज एक कार्ड बन रहा है नया, ई श्रम क्या नाम है उसका, 500 रुपये बेरोजगार को दे रहे हैं। 500 रुपये में वो खर्चा चला लेंगे अपना?
500 रुपये मगर चला लें भाई तो मैं उनको अपनी जेब से दूंगा, हर महीने दूंगा 500 रुपये, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या कोई। यहीं पे सैयद एहतसाम हैदर ना? जी, मैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष यहाँ का हूँ। और मैं जैसे ये कह रहे थे कि विकास की बात कर रहे हैं, देखिए पहले पूरा परिचय दीजिए। मैं सैयद शाम हैदर, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा में हूँ। मुसलमान इस बार मुझको लगता है कि 50 से 60% भाजपा के साथ है, खुल के साथ है, क्योंकि सपा ने हमेशा बेवकूफ़ बनाया है मुसलमानों का, और पार्टियों ने बेवकूफ़ बनाया। तो बताएं कि मुसलमान कैसे साथ है और सपा ने कैसे बेवकूफ़ बनाया? आप मेरी बात सुनिए। आप पहले जैसे ये विकास की बात कर रहे थे कि क्या नाम है, कोरोना काल में पब्लिक मतलब कुछ किया नहीं। ये बताइए 2 साल से 1 साल से लगातार जो राशन 35 किलो राशन ले रहे हैं, 500 रुपया क्या 500 रुपया हर अकाउंट में 2,000 रुपया 3,000 रुपया अकाउंट में आ रहा है। मुझको लगता है कि ये लोग जो कह रहे हैं कि क्या नाम है कि योगी सरकार ने कुछ किया नहीं, तो मुझे लगता है कि इनका ज़मीर खुद ही गवाह। जो 35 किलो फ्री में राशन लिया है, तो वो बताइए 35 किलो राशन लिया फ्री में, ये कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं किया। था विकास क्या चाहिए? जो राशन दिया विकास हो गया? नहीं, विकास की मतलब ये जो कोरोना काल की बात बता रहे हैं। अब विकास देखिए, विकास देखिए, आजमगढ़ जिले में 10 सीटें हैं, 10 सीटें में बस 1 सीट भाजपा की है। हम स्टूडेंट को क्या चाहिए? अच्छी रोडें चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए। आजमगढ़ की यूनिवर्सिटी मिल गई, इससे बड़ा विकास क्या होगा बताइए? आजमगढ़ के लिए सबसे बहुत बड़ी बात है कि जो आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी मिल गई। मैं जैसा कि इन्होंने बताया कि 5 साल के बाद दोबारा कभी रिपीट नहीं हुई है सरकार, इस बार तो जो इतिहास बनना है, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि जब ये आएंगे नहीं और इनको बनाना है नहीं, इसलिए जाते जाते अगर इनकी नीयत साफ होती तो पहले कर देते। तो इस बार अब रिपीट होगा और आजमगढ़ विधानसभा की जो 10 सीट, अब इस बार इतिहास बनेगा, भाजपा का कमल खिलेगा यहाँ पे भी। अब यहाँ का युवा जाग चुका है। मेरा नाम सैफ खान है। 10 सीट पे जी, पूरा कोशिश तो यही कैसे है भारतीय जनता पार्टी का? सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, वो भी ये दावा नहीं कर सकता। आप कैसे कर रहे हैं? हम लोग यहाँ के लोकल, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हर चीज जान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इस सरकार की ये है, आप यहाँ चैन से सुकून से सांस ले सकते हैं। रात के 10-11 बजे आपके घर की बहन बेटी बाहर निकल सकती है। एकदम प्रदेश एकदम गुंडा मवाली से एकदम मुक्त हो चुका है ये प्रदेश। और यहाँ की जनता जान चुकी है कि योगी से बड़ा कोई इस प्रदेश का नेता नहीं है और ना कोई दोबारा आ सकता है। इन्होंने जो बात बताई उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? इत्तेफाक इतना ही रखते हैं कि 2008 में जब तकिए से माफिया राज, गुंडा राज और तमाम चीजें खत्म हो गई। आजमगढ़ में विकास है, छात्रों को सिर्फ रोड चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, तमाम जो चीजें उन्होंने गिना दी। नहीं तो माफिया कौन? मुख्तार अंसारी माफिया आप मानते हो उनको? ये तो बीजेपी के साथी बताएंगे। मुख्तार अंसारी माफिया है? आप नहीं मानते हैं? मुख्तार अंसारी माफिया बनाया गया आप नहीं मानते, अपराधी का अपराधी नहीं मानते हैं आप। मुख्तार अंसारी, अपराधी नहीं मानते कुंटू हैं, सिंह, जय सिंह को नहीं मानते अपराधी। अकेला वही माफिया है। अपराधी होता है। जितना उनको लोग नहीं जानते थे, यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने उनको इतना हाईलाइट सेलिब्रिटी बना दिया है। उनको हो सकता है ब्लूटूथ भी मिल जाए आने वाले वक्त में। अपराधी जो इनसे पूछ रहे थे कि लगभग 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, जो आपके साथ में खड़े हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें बता दी, माफिया राज खत्म, गुंडा राज खत्म, इससे कितना इत्तेफाक नहीं? रखते हैं? इत्तेफाक तो पूरा रखता हूँ मैं कि आजमगढ़ में अभी तक ना एक दंगा हुआ है, ना कोई आतंकवादी, ना कोई मासूम बच्चे को उठाया गया अभी तक। ये अपराधी किसको मानते हैं? जो संजरपुर से मासूम बच्चे, बेगुनाह बच्चे उठाए गए, उनको अपराधी मानते हैं? ये जो खुलेआम कह रहे हैं मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं है। जो अपराध किया है वो अपराधी है और डंके की चोट पे है। और भले ही वो मसीहा और लोगों के दिलों में जगह बना है, वो अलग नजरिया है। मैं भी उस चीज की उनकी दाद देता हूं कि वो आज भी लोगों की दिलों में जगह बनाए हुए हैं, पर उनके अपराध से हमें घृणा करनी चाहिए। ये साफ बात है। और आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी अगर बुरा काम कर रहा है तो वो अपराध, उसको आप घृणा नहीं करेंगे। आपको करना चाहिए, उसके बुरे काम उससे नहीं करें आप, पर उसके बुरे काम से आपको घृणा करना चाहिए। 2008 में तकिए पे दंगा हुआ था, योगी जी ने तो अपनी सारी क्लीन चिट करवा ली है। अच्छा, उस दंगे में एक बच्चा मारा गया था कसाई बाड़े का, वो अपराध नहीं था। आज इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बन गया, किस लिए बन गया? जगह जगह दंगा कराना। 2008 का हम वहाँ मौजूद थे, खड़े थे। तो इसका मतलब अखिलेश यादव भी क्या नाम है, अपराध किए हैं? बिल्कुल अपराध किए। हाँ, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ जो हम शाकिर से पूछना चाहते हैं, इसका मतलब भी वो अपराधी है? वहाँ पे मौजूद थे। मैं पूछ लेता हूँ, शाकिर खान जी, मोहम्मद शाकिर मेरा नाम है, जिला छात्र सभा अध्यक्ष हूँ मैं समाजवादी पार्टी से। जो ये लोग अपराध की बात कर रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री खुद अपराध, जो अपनी सारी अपराध क्लीन चीट करा लिए। और इनके जो ये मंत्री हैं लखीमपुर खीरी,
सबके सामने है, कुछ छुपाया नहीं गया है। जो जो लखीमपुर खीरी में अभी हुआ है सारे लोग जानते हैं। ये सारे अध्यक्ष जो हमारे कॉलेज के हैं, हमारे कॉलेज की स्टूडेंट लोग हैं, इन लोग से दिल से पूछ लीजिए, क्या किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा के ये अपराध नहीं है? खुलेआम लोग धरना दे रहे हैं। धरना देने पे लोग, इनके मंत्री लोग आते हैं, गाड़ी लेके सीधे चढ़ा देते हैं। उनके घर के लोग पूछिए क्या बीत रही है। और ये लोग अपराध की बात कर रहे हैं। इनके मंत्री भ्रष्टाचार, इनके मुख्यमंत्री क्लीन चिट करा लिए, इनके पार्टी के लोग, भाजपा के लोग, सारे अपराध करने वाले यही लोग हैं। जब अपराध करने वाला ही अपराध मुक्त हो रहा है तो मैं तो कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी नहीं है। क्या कहना है संजय आपका? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ और सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ गुंडा राज अपराधी से नहीं बात करूँगा। मैं जो कंडीशन समाज सेवा के नाते देखता हूँ आजमगढ़ शहर में, मैं देखिए मजदूर, गरीब, रोजगार, छात्र, नौजवान और सड़कें हमारे जो है आजमगढ़ की, देखिए हम मानते हैं कि यहाँ पे 5 विधायक समाजवादी के हैं और 4 विधायक बसपा के हैं और 1 विधायक भाजपा के, लेकिन हमारे जो सरकार वर्तमान की है वो तो भाजपा की है, वो तो योगी सरकार की है। उनको आजमगढ़ में विकास करना चाहिए। जैसे अभी एक लोग बता रहे थे कि आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय मिल गया। विश्वविद्यालय पिछले 10 वर्षों से मांग हो रही थी और पिछली सरकार ने भी विश्वविद्यालय देने के लिए कर रही थी, तो उसकी सरकार नहीं आई थी। लेकिन अब वर्तमान की सरकार आई है। मैं बीजेपी सरकार का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने अभी उन्होंने जो अभी शिलान्यास किया है। समाजवादी वाले आरोप लगा रहे हैं कि खाली इन्होंने फीता काट दिया, शिलान्यास का बनवाएंगे। यही कर सकते हैं ये लोग। पिछले 5 साल हो चुके हैं, आजमगढ़ में एक ईंट कहीं रखी गई हो तो बता दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अखिलेश जी ने काम किया। हाँ बताइए। मैं कमर अब्बास। हाँ। अगर ये देखा जाए तो जो सरकार का काम होता है वो छोटा प्रोजेक्ट नहीं होता है। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। 5 साल की कोई योजना नहीं होती है। वो कोई भी सरकार होती है जो अपनी योजना लाती है, 10 साल की सरकार होती है, 5 साल की सरकार होती है। 5 साल बाद सरकार जब खत्म हो जाती है तो जाहिर सी बात जो सरकार आएगी उसी का वही लोकार्पण करेगी। शिलान्यास का जब ये दूसरी सरकार शिलान्यास करके जाएगी, जब उसके बाद दूसरी सरकार आएगी तो उसका लोकार्पण करेगी। हर एक सरकार आ रही है, क्या लोकार्पण हुआ है बताइए, क्या चीज हुई है? आजमगढ़ में सिर्फ मैं 10 पता नहीं चलेगा जो विकास कार्य हुआ है। समाजवादी पार्टी रहता है इन लोग का, कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। आ रहे हैं। जैसे रोड का यहाँ पे मुद्दा था कि आजमगढ़ सारे रोड खराब हैं, तो उस पे जो है बीजेपी के लोग बार बार तंज कर रहे थे कि दुर्गा प्रसाद यादव या अखिलेश यादव ने रोड नहीं बनवाया। तो रोड जो है वो पीडब्ल्यूडी का है। तो पीडब्ल्यूडी विभाग किसका है? पीडब्ल्यूडी विभाग किसका है? सरकार का है। तो सरकार बनाएगी ना। विधायक सांसद सिर्फ प्रस्ताव दे सकता है। दुर्गा यादव ने, अखिलेश यादव ने, सारे लोग लेटर पैड से प्रस्ताव जाते रहा। अब चुनाव नजदीक आया तो रोड बनना स्टार्ट हो गया है। तो ये जनता को क्या बताना चाह रहे हैं? चुनाव आएगा तो हाँ, जब चुनाव आएगा तो काम होगा। मेरा ये कहना है कि जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं शाकिर साहब कि 2022 में सपा की सरकार आ रही है, चलिए ठीक है, मैं इससे राब्ता रख रहा हूँ, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। परंतु एक इसमें कंडीशन है मेरी कि अगर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव मुजफ्फरनगर के एक घर में जाके माफ़ी मांगेंगे तो मैं खुद कहता हूँ 2022 में सपा की सरकार आ रही है। क्योंकि मुजफ्फरनगर से बड़ा दंगा दशक में कोई नहीं हुआ है, दशक में क्या सदी में नहीं होगा। जाके वहाँ के मुसलमानों से और वहाँ के लोगों से जाके पूछिए किस तरह से चूरा जलाया और 10-10 लाख रुपए देके सेलिब्रिटी को बुला के सफाई में नंगा नाच करवा रहे थे ये लोग। मैं चाहूंगा साकिर भाई आप इसका जवाब। जी, मैं कह रहा हूँ दंगा यही लोग करते हैं जो सरकार में आज हैं, जो सरकार चला रहे हैं। यही लोग दंगा करते थे, आज वो खुद बैठे हैं सरकार में तो ये दंगा नहीं करवा रहे हैं क्योंकि लोगों को दिखा रहे हैं कि इसमें अब दंगा नहीं हो रहा है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ दंगा चरम सीमा पे है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। देख लीजिए बहन बेटी की इज्जत जिस तरह ये लोग लूट रहे हैं, ऐसी कोई सरकार आई ही नहीं है उत्तर प्रदेश। इनका कहना है कि अपराधी माफिया राज ये सब खत्म हो गए, कुछ नहीं, बहन बेटियों के साथ अत्याचार खत्म हो गया। आप देख लीजिए, गृह मंत्री साहब कहते हैं दूरबीन लगा के देखने से भी गुंडा दूरबीन लगा के इसलिए देख रहे हैं कि दूर दूर तक देख रहे हैं।
ये इसलिए दूरबीन लगा के देख रहे हैं कि दूर दूर तक इनकी जो गृह राज्य मंत्री हैं टेनी, उनके लड़के को अभी तक सजा क्यों नहीं मिली? जब एसआईटी ने अपनी जांच सौंप दी है, उसे अपराधी माना है, साजिश माना है, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? वो कानून का काम है, कानून अपना काम करेगा। अभी अभी आप बता रहे हैं, न्यायालय आप मंच से खड़े अगर जांच मेरी बात सुन लीजिए, आपकी पार्टी के नेता मंच से खड़े होकर के जिस बात की दुहाई दे रहे हैं, क्या उनके लिए वो अप्लाई नहीं होता? अगर जांच में वो सही पाए जा रहे हैं तो उनके साथ भाई उनके साथ वो होना चाहिए। कौन सा जांच होगी? अब कैसी जांच होगी? बीजेपी सरकार बिल्कुल थेथरी पे उतर आई है। बीजेपी सरकार इस 5 सालों में जिस तरीके की गंदगी उत्तर प्रदेश में फैलाई उन्होंने, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो सियासत उन्होंने की है, वो उसका खात्मा होने वाला है। मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ, 5 साल में ये क्या पूरा आतंकवादी आ गए? पूरा प्रदेश देख रहा है। जो बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम दिल्ली की सड़क, लखनऊ की, जब आप बोल रहे हैं तो कोई नहीं बोल रहा है, तो इनको बोलने दीजिए। लखनऊ की सड़कों पे जिन शिक्षक बहनों के ऊपर लाठियां चलाई गई थी, जिस गर्भवती, यहाँ तक कि जो गर्भवती बहनें थी उनके ऊपर लाठियां चलाई गई थी, वो मुसलमान नहीं थी, वो हिंदू थी। ये हिंदू मुस्लिम की जो सियासत उन्होंने की है, अब उसके खात्मे का वक्त आ गया है। वो बहनें, किसी भी बहन बेटी का की खूबसूरती जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज़ होती है तो उसका श्रृंगार होता है, उसके गेसू होते हैं, उसके बाल होते हैं। इतना मजबूर किया इस सरकार ने कि बहनों को अपने सर के बाल तक मुड़वाने पड़े। उसका भी हिसाब देने का वक्त भारतीय जनता पार्टी के सामने 22 में खड़ा है। ये वही लोग हैं जब बीएचयू के अंदर बहनें ये बेटी बचाओ अभियान के नारे के साथ ही आए थे, इन्होंने बेटियों के साथ जो कृत्य किए हैं, जो उनके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया है, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। बीएचयू के अंदर जब इनके गुंडे खुलेआम छेड़छाड़ कर रहे थे बेटियों के साथ, बेटियां को जब न्याय नहीं मिला तो वो सड़कों पे बैठ गई। यहाँ तक कि विवश करना पड़ा कि वहाँ पे भी देश की बेटियों को अपने बाल मुड़वाने पड़े थे आंदोलन करते हुए। आप तो वक्त कौन रहा है इस बार? कौन रहा है? देखिए, ये बीजेपी तो जा रही है, कौन रहा है ये बिल्कुल साफ भीड़ बता रही है। जिस तरीके से रैलियां जो है में भीड़ आ रही है, वो बता रही है कि परिवर्तन होने जा रहा है। बीजेपी का यहाँ से सफाया होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और महिलाओं के साथ जो इन्होंने कृत्य किया है, जिस तरीके से लाठियां महिलाओं के ऊपर चलवाई हैं, उसका हिसाब महिलाएं देंगी। और इनका जो है इस बार। आपका नाम क्या है? अंसार खान। अंसार, पढ़ते हैं यहीं पे? जी। क्या कहना, छात्र हैं आप, क्या कहना है? सरकार से क्या मांग है आपकी, या कैसे देखते हैं लगभग 5 साल का कार्यकाल? आप बताइए ना, आपसे पूछा, आपको नहीं कुछ कहना है? आपका? जी, मेरा नाम नवेद मुस्तफ़ा है। नवेद, क्या कहना चाहोगे? जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो दिल्ली में जो एमयू में जो लड़का स्टूडेंट के ऊपर जो उन्होंने इतनी बर्बरता की थी बीजेपी सरकार ने, तो उसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? ठीक है। और आपका तो एक लड़का था नजीब नाम का, वो गायब हुआ, सरकार उसको आज तक ढूंढ पाई, कहाँ गया? उसकी माँ को इंसाफ मिला आज तक? तो इसका जवाब कौन देगा? सरकार पास जवाब है। आपको इसका जवाब चाहिए? अभी ये यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, उनसे हम पूछेंगे। आपका नाम क्या है? जी, मोहम्मद साकिब आज़मी, पूर्व छात्र शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़। और सबसे पहले तो मैं इस अल्लामा शिबली की सरजमीन पर आपका इस्तकबाल करता हूं, और उनकी क्योंकि उन्होंने भी आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, तो मैं उनके शेर से ये आगाज़ करता हूं कि ये अजम की मदह की अब्बासियों की दास्तान लिखी, अजम की मदह की अब्बासियों की दास्तान लिखी, मुझे चंदे मुक़ीम आस्ताने गैर होना था, मगर अब लिख रहा हूँ सीरत पैगम्बर क़ादम, खुदा का शुक्र है यूँ ख़ात्मा बिलखैर होना था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार किसकी आती है, उत्तर प्रदेश में कौन आता है, कौन बहुमत लाता है, इस पर चर्चा करने की कोई विषय नहीं है। और जो भी पार्टी राष्ट्र हित में काम करती है, जो भी पार्टी सबको एक नज़रिए से देखती है, मैं चाहता हूं कि उसकी सरकार बननी चाहिए। और मैं एक चीज़ में बिलीव रखता हूं कि ये हरे पीले बैगनी और सफ़ेद फूल खिलते हैं तो बनती है बहार गुलिस्तां, ये हरे पीले बैगनी और सफ़ेद फूल खिलते हैं तो बनती है बहार गुलिस्तां। और जब हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई सब मिलकर साथ चलते हैं तो चलता है मेरा हिंदुस्तान। और मेरा हिंदुस्तान होना कैसा चाहिए? मेरा हिंदुस्तान होना कैसा चाहिए, क्योंकि मैं एक इदारे में खड़ा हूं, और इस इदारे में मैं पूरे देश के टीचरों से ये कहना चाहूँगा कि राजनीति छोड़ करके हम अपने बच्चों को ये पढ़ाएं कि एक शेर है कि
उस शेर को कहा है इस तरह कि ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, कि इन जुगनुओं को माहे तमाम होने दो और वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ, वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ, कि इन बच्चों को अब्दुल कलाम होने दो, कि इन बच्चों को अब्दुल कलाम होने दो। मैं इसी में भावना रखता हूँ। बिल्कुल सही बात है। और आपका क्या कहना है जो यहाँ पे बातचीत चल रही है हम लोग, क्या कहना है आपका? मेरा नाम शम्स आलम खान, छात्र संघ प्रत्याशी शिबली कॉलेज आजमगढ़। अभी तो सबसे पहले समाजवादी की बात कर लें। बड़े भाई छात्र सभा के जिला अध्यक्ष को इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। 2012 में जब सपा सरकार आती है, सबसे ज़्यादा दंगे इन्हीं सरकार में होते हैं, 163 दंगे होते हैं। आज पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने लायक बचे ही नहीं हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दंगे इनकी हुए। आजमगढ़ की सरजमी पे खड़े हैं, दाऊदपुर में खुद ही दंगा हुआ था। इनकी सरकारें ने 5 करोड़ शिबली एकेडमी को दिया था। पूछिए 5 करोड़ क्या शिबली एकेडमी मिला? इनसे पूछिए। और जब सीए एनआरसी आजमगढ़ 16 तारीख को, यही जो दिसंबर का महीना गया है, लाठीचार्ज हुई बिलरियागंज में, जिसमें 19 लोगों के जेल भी गए। शिबली कॉलेज के पूर्व महामंत्री मोहम्मद बिलाल आजमी, पूर्व छात्र नेता, मुबारकपुर की सरजमी ताल्लुक रखने वाले सम तवरेज, क्या अखिलेश यादव आए? जब एक एंकर जिनका नाम है रूपका लियाकत एबीपी पे, वो सवाल पूछती थी सीएनआरसी में प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, आप क्यों नहीं कहें? कहने हमने हाईवे बनवा दिया, हमने एक्सप्रेसवे बनवा दिया। बताइए ऐसे हाईवे एक्सप्रेसवे से क्या मतलब जो हमारी माँ बहनों पे लाठी बसती है। और जहाँ तक अभी बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी की बात करते थे कि गृह मंत्री जी कहते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं, अपराधी नहीं दिखते। टेनी साहब उनके मंच में मौजूद थे, वो दूरबीन जब लगा कैसे देख रहे थे ना, तो टेनी साहब नीचे ऐसे छोटे मेरी करके थे, तो इसीलिए वो नीचे झुके हुए पड़े हुए थे। तो अपराध देखिए भारतीय जनता पार्टी की इस बार जानते हैं, क्योंकि 35 सालों का एक इतिहास रहा है कि दोबारा कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो आप कौन रहे? देखिए आज तो ये जनता यूपी की तय करेगी, और मुसलमानों की जो हिस्सेदारी देगा, और इसी जो मुसलमानों की हिस्सेदारी जो लोग देंगे वही सत्ता की सीट पे बैठेंगे। और सबसे पहली बात ये जो कि आजकल यूपी में बहुत ज़्यादा मुसलमानों को लेकर 3 पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, MIM, RUC, पीस पार्टी। पहले तो ये तीनों के एक हो जाने चाहिए। बड़े भाई भी RUC से ताल्लुक़ रखते हैं, सदस्य भी हैं और यहाँ के अध्यक्ष भी शायद हैं। पहले ये तीनों पार्टियां एक हो जानी चाहिए, तब 20% हिस्सेदारी की बात करें। और एक के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक कैसे होगा? हाँ, एक कैसे होगा ये बताइए? जब मुसलमानों को 20% एक होने की बात कर रहे हैं, 3 पार्टियां एक नहीं हो सकती, 3 ही राष्ट्रीय अध्यक्षों को बैठना है ना। जैसे इन्होंने तमाम आरोप लगाए कि सपा में भी छात्रों का, मुसलमानों का शोषण हुआ, भारतीय जनता पार्टी में भी हुआ, तो आपका इस पर क्या कहना है? मैं कह रहा हूँ छात्रों पर अगर शोषण हुआ, छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, मैं तो कह रहा हूँ छात्र जितना समाजवादी पार्टी में खुश थे पिछले 5 साल में, और जो पिछली 5 साल की सरकार गई है, सिर्फ छात्रों के ऊपर उत्पीड़न हुआ है, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुई है। ये लोग भूल रहे हैं कन्या विद्या देने वाला सिर्फ अखिलेश यादव थे, विद्या पेंशन देने वाले। मुसलमानों की बात आती है तो अखिलेश यादव पे ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि जब मुसलमानों की बात आती है तो खुल करके नहीं बोलते। अखिलेश जी खुल करके, मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश जी पूरा स्टेज से धक्का खोल के दे दिया जाता है मुसलमानों को, चाहे अलीगढ़ हो चाहे कोई। अखिलेश यादव सारे दलों के सबके नेता है, हर मतलब किसी एक कम्युनिटी के तो है नहीं कि मुसलमान के हैं या यादव हो गए। उनके मंचों से उनके सामने ही बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है। मंच है, मंच पे तो यहाँ देख लीजिए 10 लोग खड़े हैं, मंच पे तो कई हजार लोग खड़े रहते हैं। मंच पे कहाँ हजार लोग? क्यों नहीं, मंच कोई भी मंच आप देख लीजिए, उस पे अगर 100 लोग से कम रहे तो बताइए। अगर मंच पे 100 लोग से कम हो तो मुझको आप बताइए। मंच पे धक्का बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं, ऐसे साइड किया जाता है, आगे पीछे। अभी हम ही लोग यहाँ खड़े हैं तो सब लोग थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, धक्का नहीं दे रहे हैं। धक्का नहीं होता, धक्का मार के हटा दिया जाता है इनके स्टेज से। पूर्व विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को धक्का मार के हटा दिया जाता है। वसीम भाई कहूँगा कि मुसलमान अगर गैरतमंद हो, मेरे ऐसा मुसलमान हो और उस स्टेज पे मुझको धक्का दिया जाए तो मैं अखिलेश यादव को कहीं जाकर धकेल दूंगा और काली स्याही फेंक दूंगा। मैं उस टाइप का मुसलमान हूँ। मुसलमान का ज़मीर जिंदा है और जिंदा था और जिंदा रहेगा। जिनका मर गया मैं उनको मुसलमान मानता ही नहीं हूँ। अगर मुसलमान है, अकीदत पेश करे, सलामती पेश करे, हमको ना 3000 रुपये महीने का मिलता है, ना 35 किलो राशन मिलता है, ना कुछ मिलता है। हम खुद खाते हैं, खुद कमाते हैं। कोई सरकारी योजना ना हमारे घर तक आती है, ना पहुंचाती है, ना की जाती है। इस वजह से हम कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा ना कि आप अपना वो देख लीजिए, क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाइए। तो प्रधानमंत्री किस लिए बने? इतनी सारी जो क्या नाम है कैबिनेट क्यों बन गई है, किस लिए बनी है? अरे हमारे यहीं
पूछ रहे हैं कि जब आत्मनिर्भर हमें स्वतः होना है तो फिर आपकी जरूरत क्या है, प्रधानमंत्री की जरूरत क्या है? इनका सवाल है इनका। इनका सवाल है, जवाब दीजिए आप। जी, आप उस पार्टी से जुड़े हैं, जवाब दीजिए। जब हमें खुद ही आत्मनिर्भर बन जाना है तो सरकार कुछ नहीं करेगी तो फिर आपकी जरूरत क्या है? सरकार के कुछ भी जो मतलब इंसान जो सरकार का कुछ भी है ये ना लें, मतलब कुछ भी है ना लें। जो 40 किलो फ्री में राशन ले रहे हैं वो ना लें। 2000 रुपए ये आज तक नहीं लिया। सारे लोगों को मिला। जो प्रधानमंत्री राशन उसी को मिल रहा है जो योजना है सिर्फ उसी लोग को मिलता है। प्रधानमंत्री योजना ना लें, ये स्कॉलरशिप ना लें, छोड़ दें, हट जाए सरकार से। ये स्कॉलरशिप कांग्रेस की गवर्नमेंट की निकाली हुई स्कीम है। ये स्कॉलरशिप मनमोहन सिंह के टाइम की निकाली हुई स्कीम है। मौलाना आजाद छात्रवृत्ति जो है ये 2009 में माननीय मनमोहन सिंह जी द्वारा लाई गई योजना है और इसका लाभ जो है देश के सारे अल्पसंख्यकों को मिल रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की एक रत्ती भी जो है कोई योगदान नहीं रहा है। इसमें माननीय मनमोहन सिंह जी का योगदान है, सोनिया गांधी जी का योगदान है, कांग्रेस पार्टी का योगदान है इसमें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है 22 के, देखिए सब अपनी अपनी पार्टियों पे चले आए हैं, अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, एक छात्र नेता के तौर पे, किसी पार्टी से जुड़े हुए नेता के तौर पे नहीं, एक छात्र नेता के तौर पे, उत्तर प्रदेश की समस्याएं क्या हैं, आजमगढ़ जिले की समस्याएं क्या हैं, किन बिंदुओं पर चुनाव होना चाहिए जिससे कि वाकई जो बात होती है सही रास्ते पे हमारा देश और प्रदेश जाए, हमारा जिला सही रास्ते पे जाए, वो मुद्दे क्या क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो हमारे देश की अमानत है वो हमारी गंगा जमनी तहजीब है। उस तहजीब को जिंदा रखने के लिए सबसे पहले हमको 2 कदम बढ़ने की ज़रूरत है। इस सरकार में जिस तरीके से जो है द्वेष के भावना से कार्रवाइयाँ की गई, मानता हूँ कि माफियाओं के ऊपर कार्रवाई सरकार ने किया, मगर आप जब आईना उठा के देखेंगे, जब उस लिस्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये द्वेष के भावना से ही सारी कार्रवाइयाँ की गई हैं। बहुत से माफिया जो आज सरकार में बैठे हुए हैं, सरकार के चहेते हैं, उनके तरफ सरकार देखती तक नहीं। सिर्फ टारगेट बनाया जाता है अतीक अहमद को, मुख्तार अंसारी को और हरशंकर तिवारी को। इस तरीके के जो लोग हैं, बिल्कुल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई सरकार नहीं करी। दूसरी चीज़, सरकार ने जिस तरीके का रवैया बलात्कार पीड़िता के साथ किया, कुलदीप सिंह सेंगर जी के लिए जिस तरीके से सरकार में बैठे हुए लोग, सरकार के लोगों ने रैलियां निकाली, ये बहुत ही शर्मनाक रही। इससे महिलाओं को बहुत ठेस पहुंची है और समाज इससे बहुत प्रभावित हुआ है। एक तो मुद्दा है सुरक्षा का मुद्दा। हम तो दावा करते हैं कि अपराधी जो है उत्तर प्रदेश छोड़ के भागे हुए हैं। आए दिन घटनाएं हो रही हैं, आप अपने ज़िले में देख लीजिए, ज़िले के आसपास देख लीजिए, घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। अभी एक मासूम बच्ची का जिस तरीके से अपहरण हुआ और बलात्कार हुई, फिर एक हफ्ते बाद उसकी डेड बॉडी मिली कमरावा में, इस तरीके की तमाम घटनाएं देखने को मिल रही हैं। तो बेसिकली जो चुनाव का होना चाहिए, जिन मुद्दों पे हम कहीं न कहीं उस मुद्दों से भटके हुए हैं। सड़क पे होना चाहिए, सुरक्षा पे होना चाहिए, शिक्षा पे होना चाहिए, रोजगार पे होना चाहिए, व्यापार पे होना चाहिए, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन मुद्दों की तरफ नहीं जाएगी। सिर्फ हिंदू मुस्लिम विद्वेष की जो भावना से जो काम करने की उसकी परंपरा रही है, उसी की तरफ वो जाना चाहेगी। मगर जनता इस बार 2022 में पूरा मूड बना चुकी है। बस कमी सिर्फ ये दिख रही है कि अभी विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट नहीं है और आने वाले दिनों में विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेदखल हो जाएगी उत्तर प्रदेश से। फिर एक नया सूरज उत्तर प्रदेश में उगेगा जो विकास की तरफ प्रदेश को ले जाएगा। मैं आपके पास आने से पहले आपसे जानना मेरी बात सुन लीजिए। जैसा आपने बताया सड़क सुरक्षा, शिक्षा और तमाम चीज़ें बात बताई महिलाओं की, तो बीजेपी खुल करके जैसे अभी जो माहौल चल रहा है, जाति और धर्म की जो सियासत चल रही है, अखिलेश जिन्ना और तमाम चीज़ें कर रही है, मुद्दों की बात नहीं करती। कभी सिकंदर का बात करेगी, कभी चंद्रगुप्त का बात करेगी। जो मुद्दे हैं प्रदेश की जिस पे सियासत होनी चाहिए उस पर क्यों नहीं करते? देखिए, पहले ये जो सड़क की बात कर रहे हैं, हमारे बगल में राधिक भाई खड़े हैं, यहाँ से 2.5 घंटे में 2 घंटे में बाइक से जाते हैं और लखनऊ से जाते हैं, 1 घंटा वहाँ रुकते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। बता रहे हैं सड़क नहीं भाई, सड़क की बात कर रहे हैं, सड़क हो गया, एक हो गया। कानून की बात हुई, जो जितने लोग यहाँ खड़े हैं ना, कानून की बात कर रहे हैं ना, कानून व्यवस्था अच्छा नहीं है ना, ये कह रहे हैं ना, कोई एक भी कुछ करके दिखा दे, कुछ एक भी अपराध करके दिखा दे, अपने आप चल जाएगा कानून व्यवस्था क्या है क्या नहीं। 2 हो गया। मानवाधिकार के मामले में, मानवाधिकार के हनन के मामले में उत्तर प्रदेश, बात सुनिए हमारी, मानवाधिकार के हनन के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे जो है नंबर 1 पर है, ये डेटा कह रहा है। अब्दुल रहमान, आप बताएं।
वसीम भाई, मैं ये कहूँगा कि बसपा हो, सपा हो, भाजपा हो, MIM हो, RUC हो, जब ये नारा लगाया जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, तो मुझको ये नहीं समझ में आता है जब भी कुछ होता है तो एक ही भाई क्यों पिटता है, उसका नाम मुसलमान क्यों होता है, हर जगह वही पिटता है। नारा तो ये लगता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, NRC होती है तो मुसलमान पिटता है, होता है कि नहीं होता है। और कुछ कोई भी चीज़ होगी, कितनी भी होगी, नमाज रोकना होगा तो मुसलमान के लिए, बटला हाउस इनकाउंटर हो जाएगा तो उसमें आज तक जांच नहीं हुई, आज तक जांच ना हुई, 3 सरकारें आई, ना जांच हुई ना कुछ हुआ। और CNRC में शमशी ने बताया ना कि 19 लोग बंद थे, 4-4 महीने जेल में बंद थे, सारे गरीब बच्चे थे, सबको 4-4 महीने जेल में रखा। कुछ तो अंडर 80 थे, 19 साल से छोटे थे, 18 साल से छोटे थे, उनको जेल में रख के 4-4 महीने सड़ा रहे हैं। उसके बाद कोरोना आ गया और वहाँ मारा जा रहा है। और हमारे भाई बड़े बड़े, अरे शर्जील उस्मानी, शर्जील इमाम, शर्जील अजहर, किसको जेल में नहीं डाला गया ये बताइए। इतना बड़ा CNRC लाने के बाद, और सपा बात करती है, सपा जब संसद में बिल पास हो रहा था वर्कआउट करके चली गई थी, क्यों नहीं वोट की कि नहीं CNRC नहीं होना चाहिए। CNRC अगर इनको मुखालिफ थे तो वोट करना चाहिए था ना, वॉकआउट क्यों किया उन्होंने। इसका जवाब मेरी एक बात, यही आजमगढ़ है, यही आजमगढ़ है। 8 मरतबा के MLA यहीं बगल में रहते हैं, 8 मरतबा के। आजमगढ़ आप पूरा घूमते हैं, आप जानते हैं क्या हाल है आजमगढ़ की। कलेक्ट्रेट बना, कब बना कलेक्ट्रेट? 100 साल 75 साल में अब जाके कलेक्ट्रेट ढंग का बना। उससे पहले कौन था बना? अंग्रेजों का बना हुआ था। जनता को क्या मिल रहा है? जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। साहब तो कुर्सी बैठ जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, साहब कुर्सी पे बैठ जा रहे हैं, जनता भटक रही है। साहब के पास जा रही है, साहब कहने हैं कि बगल वाले में चले जाओ, पुराने वाले में चले जाओ, नए वाले में चलो, बहुत बुरा हाल है। सपा आप बताइए। मेरा एक मुद्दा ये है, जिसे उत्तराखंड में जो सभा चली है, ये हमारे दोस्त हैं अध्यक्ष जी, धर्म संसद जो चली है, उसमें बोला गया है कि मुसलमानों को काट दिया जाए, मार दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए, मुसलमानों को देश से खत्म कर दिया जाए। ये हमारे दोस्त हैं यहाँ पे। अब ये बताएं, गिरफ्तारी वहाँ पे जाके थाने में घूम रहे हैं, आप वीडियो देखे होंगे, पुलिस चौकी के अंदर घूम रहे हैं सारे लोग, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और न हमारे बीजेपी के नेता लोग जितने दोस्त लोग जरा बताएं क्यों नहीं हो रही है भाई? बताइए भाई। उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है। न्यूज देख लें आप लोग। एक सेकंड, क्या कांग्रेस सरकार ने गिरफ्तार किया, बीजेपी ने गिरफ्तार नहीं किया? क्या प्रधानमंत्री ने इस घटना का खंडन किया? मेरी बात सुन लीजिए, क्या प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की घटना का खंडन किया? क्या देश के गृह मंत्री ने इसे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, या देश में अव्यवस्था फैल सकती है इस तरह के बयान से, इस पर कोई एक्शन लिया? देखिए मसला क्या है ना कि हर इस जो समाज में बहुत गंदे लोग हैं। अच्छा, आप लोगों पे जब आता है तो आप लगते हैं घुमाने। मोदी जी मतलब इस समाज में बहुत गंदे लोग हैं, तो मोदी जी इतने मतलब प्रधानमंत्री छोटे से आदमी को ध्यान देगा? ऐसे तो बहुत से बोलते हैं, तो ध्यान देगा। हर एक नागरिक इस देश का है, मैं तो कह रहा हूँ। देखिए, जैसे बड़े भाई शहीद शाम साहब कह रहे थे कि ये छोटे से आदमी, इस तरह मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि इस तरह का स्टेटमेंट कहीं से आता है और इस तरह से उसका मतलब डिफेंड किया जाता है कि वो छोटा मामला था इसलिए कुछ नहीं, तो क्या आप चाहते हैं जब मार काट मच जाए रोडों पे तो बड़ा मामला होगा? ये खंडन से क्या होता है? जिस वक्त हमें आज़ादी मिली, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने ख्वाब देखा था कि देश के प्रथम नागरिक द्वारा जो बात कही जाए देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। अगर प्रधानमंत्री जी आखिरी व्यक्ति तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे, नहीं नजर वहां तक जा पा रही, नहीं बयान दे पा रहे हैं, ये तो देश का दुर्भाग्य है। तो ऐसे लोगों को सत्ता में रहने की, कुर्सी पर रहने की आप बताइए कि क्या ऐसी चीजों का डिफेंड जिस तरह से इन्होंने किया है, जैसे तमाम यहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय से काफी लोग हैं, क्या एक सामान्य मुसलमान अगर इस तरह की बात करता उस दशा में क्या होता? उस दशा में देखना क्या, शर्जील इमाम अभी भी 2 साल 3 साल से जेल में है। अगर एक नज़रिए, मैंने इससे पहले भी कहा था कि एक नज़रिए से देखिए, संविधान के तरीके से देखा जाए तो उससे खतरनाक इन्होंने बयान दिया है। उसने कोई बयान नहीं दिया, सिर्फ संबित पात्रा के एक ट्वीट ने उसको जेल तक पहुंचा दिया, और 3 साल से वो जेल में है। और इनको अभी घड़ी घड़ी खोज रहे हैं, चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है। अरे पकड़ना होता उसी स्टेज से खींच के लाते, उसी दम जेल में डाल देते। और कौन सी धारा लगाई जाती? UAPA लगाई जाती। मैं बोलूं कुछ अभी
अभी मैं बोलूंगा तुरंत यहीं आएगी पुलिस, मुझको उठा के ले जाएगी, या आपसे पता पूछेगी वसीम भाई आपको इंटरव्यू जिस लड़के ने दिया है वो कहाँ है, उसको मुझको ले जाना है जेल में और यूपीए लगा के 4 साल 5 साल जेल में रखना है। क्यों? क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ। बताइए भाई, आप कैसे आखिर लोगों को कन्विंस करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में आप एक मुस्लिम हैं, जिस तरह से ये बता रहे हैं और जिस तरह से एक धर्म संसद में इस तरह की बातें होती हैं, उस पर क्या कहना है? कैसे आपकी पार्टी में सबका साथ सबका विश्वास बनेगा? जैसे ये कह रहे हैं कि हमको उठा ले जाएगी, ये कर देगी, वो कर देगी, 5 साल में यहाँ इतने लोग मौजूद हैं, कोई बता दे कि इनके साथ गलत हुआ है, इस सबके साथ सबका विकास का नाम हुआ है। देखिए शिबली कॉलेज की सरजमी पे लोग खड़े हैं। शिबली कॉलेज के सबसे जो वरिष्ठ छात्र नेता हैं मिर्जा शाह आलम बेग, उनके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित हुआ, 25,000 का इनाम घोषित हुआ, भाजपा सरकार हुआ। किस लिए हुआ? देखिए, पूरे देश के अंदर जो सीए एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, मुल्क को बचाने की जो लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई का मुझे फक्र है कि उस लड़ाई का मैं हिस्सा था। मुल्क को बचाने के लिए जो महिलाएं शाहीन बाग से लेके पूरे देश में बैठी हुई थी, उसी लड़ाई का हम भी एक हिस्सा थे। बिलियागंज में प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पे हमारी माँ बहनों के साथ बदतमीजी की गई, लाठियाँ चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और उसी मुकदमे में एक साजिश के तहत ये तो इस कह रहे हैं मोमेंट 5 साल में किसी को छुआ ही नहीं है। ये हमारे भाई भी उस दिन हम लोगों के साथ थे। उसी में एक साजिश के तहत जो है हमारे ऊपर 25,000 रुपये का इनाम रखा गया और हमें उस मुकदमे में पाबंद किया गया, और तमाम तरीके की परेशानियों का सामना हमें, हमारे लोगों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे परिवार के लोगों को, दोस्तों यारों को उठाना पड़ा। अल्लाह का शुक्र है, लोगों की दुआएं साथ ही मैं आपके बीच में खड़ा हूँ। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पे? मैं शाह आलम बेग साहब की बात का जवाब देना चाहता हूँ कि इनको फ़ख्र है कि इनको ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। मुझे ठीक है, मैं मानता हूँ मेरे पर भी FIR दर्ज है इसमें, पर इनको फ़ख्र तब होता अगर ये समाजवादी सरकार इस पार्टी में नहीं रहते, क्योंकि अगर इनको फ़ख्र है तो इनके जब लाठियाँ चल रही थी बिलरियागंज में, अभी वहाँ मौजूद था, 10 कदम दूर पे नफीस मंत्री बैठे हुए थे, जिस 10 कदम दूरी पे आग ताप रहे थे। क्या उनका फर्ज नहीं बनता था वहाँ पे आके लोगों को छुड़ाए? वो समाजवादी सरकार में नहीं है, और ना ही अखिलेश यादव ने यहाँ पे एक कदम रखा, न एक बारे में उनके लिए कोई अच्छी बात कही। इनको फख्र हो रहा है समाजवादी सरकार में नेतागिरी। समाजवादी पार्टी मैं और दूसरी पार्टियों की बात नहीं कर रहा। आप यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सीए एनआरसी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था देश के अंदर, मैं उस प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। सीए एनआरसी का मुकदमा हुआ लोगों के ऊपर, पूरे सीए एनआरसी के मुकदमे में या पूरी एनआरसी के आंदोलन में पूरे देशवासियों के साथ अगर कोई खड़ा था तो कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, प्रियंका गांधी खड़ी थी। बिलरियागंज में लाठीचार्ज हुई, महिलाओं को मारा गया, महिलाओं बर्बरतापूर्वक मारा गया, बच्चियों तक को नहीं छोड़ा गया, उसके बाद उनको जेल में ही बंद कर दिया गया। अखिलेश यादव आए, यहाँ के विधायक गए, कौन आया? प्रियंका गांधी आई, उनसे मिल कर गई। हमारे अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम भाई आए, एक लोगों के घर जाकर उनसे पर्सनली मुलाकात करके आए। कौन जा रहा है? आप एक नई तरीके से शुरुआत करिए, एक शेर सुनाइए, फिर यहाँ पे लोगों से हम लोग बातचीत कर लेते हैं, है ना? हाँ, किसी दूसरे शेर से शुरुआत। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, तो मुझे अपनी सरजमीन की बात कहनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि इस खित्ते आज़मगढ़ पे मगर फैज़ान तजल्ली है अक्सर, इस खित्ते आज़मगढ़ पे मगर फैज़ान तजल्ली है अक्सर, जो ज़र्रा यहाँ से उड़ता है वो नैयर आज़म होता है, जो ज़र्रा यहाँ से उड़ता है वो नैयर आज़म होता है। आज के दौर में अगर बात करें तो 22 में क्या होने जा रहा है? देखिए 22 में बदलाव होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। अब ये देखिए आएंगे वही, देखिए अब अखिलेश यादव को दिखाना है। 22 में बदलाव होगा। 22 में समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। मेरे एक और मुद्दा है, जैसे कुछ लड़के जो राजनीति करना चाह रहे हैं, जो राजनीति में हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी अगर अपना भविष्य देखना है, अगर हम गरीब घर के हैं तो बहुजन समाज पार्टी न ज्वाइन करें। पहली बात इसलिए कि मेरे पिताजी 94 में बहुजन समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए, बहुत बार कोशिश की टिकट लेने के लिए, टिकट नहीं मिला। टिकट ऐसे लोग मिल रहा है, टिकट ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, जाए पैसा जमा करें, आए टिकट ले लें। तो मैं किसका मामला बन रहा है जो मौके का जो हालात है प्रदेश में, किसकी सरकार? समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी सरकार आ रही, आप बताएं। देखिए इतिहास दोबारा से दोहराया जा रहा है, फिर से पूरे प्रदेश में कमल खिल रहा है। हाँ।
देखिए जो ये सपा की बात कर रहे हैं, सपा की बात कर रहे हैं, दरी के अलावा इन्होंने कोई काम आज तक किया ही नहीं। हमेशा मुसलमानों ने दरी उठाया है, आज भी कल भी उठाने को तैयार भी हैं। ये बताइए इनके अंदर बिरादरीवाद, जातिवाद, ना सम्मान मिलता है, ना परिवारवाद, ना सम्मान क्यों नहीं मिलता भाई? हम प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, 1 साल की हम राजनीति किए भाजपा में। ये बताइए यहाँ के लिए साकिर हैं, 7 साल सपा में रह चुके हैं, अभी जाके इनको पद मिला। कौन पद मिला? तो छात्र सभा का मिला, जो छात्र राजनीति से रहे हैं, इनको पद मिलना चाहिए था। हो सकता है आपका रास्ता खाली हो, इनके रास्ते में तमाम अड़चने हो। नहीं, मेरे कोई रास्ता, इन लोग सिर्फ बहकावे में आ गए हैं, बहकावे में ये लोग घूम रहे हैं। देखिए जो वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष जी कह रहे थे कि मुझको क्या दुर्गा प्रसाद यादव विधानसभा प्रत्याशी बनाएंगे, तो दुर्गा प्रसाद यादव 40 साल से विधायक है, 40 साल से विधायक है 8 बार के। वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे, तब अब्दुल रहमान साहब को टिकट दे दें। हम तो चाहते हैं अब्दुल रहमान को टिकट दे दें। नहीं, वो तो मान लीजिए इनके छात्र सभा, इनके ये कह रहे हैं कि छात्र सभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बनने में बहुत सी अड़चने, आपने बोला ना कि बहुत सी अड़चने, बहुत सी लाइन में। सबसे बड़ी अड़चन इनकी अध्यक्ष बनने में था परिवारवाद, सबसे बड़ी अड़चन। अब वो तो शाकिर भाई की, हमारे छात्र संघ इनसे मैं बताना चाह रहा हूँ किस विरादवाद का मामला था। क्या इनको कोई स्पेशली आके बताया था कि शाकिर के लिए ये पद नहीं मिलेगा? मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश यादव का, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं, जो एक छोटे से कार्यकर्ता को पूरे जिले की। आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, मैं आपसे एक सवाल ले लेता हूं। जो रथ यात्रा में भीड़ इकट्ठा हो रही है अखिलेश यादव की, कह रहे हैं कि वोटों में कन्वर्ट नहीं होगा, तमाम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहें? ये वही लोग बात कर रहे हैं जो सत्ता से जा रहे हैं। ये अखिलेश सरकार के जो लोग उनके रथ के पीछे दौड़ रहे हैं, किसी सरकारी कोई बुलाया नहीं जाता है, लोग खुद आ रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं सपा के पीछे। भाजपा के लोग उसी से घबरा गए हैं, उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। इन लोग से कहिए, इन लोग तक मेरी बात पहुंचाइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आप समाज सेवी हैं? जी, एक सेकंड, हाँ रुकिए, आ रहा हूँ आपके पास। समाज सेवी हैं आप, बताइए 22 में क्या हो रहा है, क्या मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए? देखिए, यहाँ तो चर्चा दूसरी हो रही थी, तो इसीलिए हम भी बोल नहीं रहे थे। और हमारी बारी आई है तो हम बोल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में विकास की सरकार होनी चाहिए, हाँ, ना कि हिंदू और मुसलमान की होनी चाहिए। हमारे यहाँ जब भी चुनाव आता है, सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव आता है, यहाँ पर हिंदू और मुसलमान का चुनाव आ जाता है। यहाँ पे छात्रों को जैसे विकास की ना बातें होती है, छात्रों के बारे में ना सोचा जाता है, और छात्रों की कोई वैकेंसियाँ नहीं निकालती है। वैकेंसियाँ अगर निकलती है तो लीक होके निरस्त कर दी जाती है। और दूसरी बात एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सारे चुनाव हो रहे हैं, लेकिन हमारे छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि लाखों लाख भीड़ हो रही है। अभी क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, हम लोग एक दूसरी वीडियो शूट करेंगे यहीं पे। आप बताइए बस 22 में किसकी सरकार आ रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, एक दूसरी वीडियो सबसे पहले तो बहुत बड़ी हो गई। आपके चैनल के माध्यम से सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और रही के बाद 2022 की, तो हम कांग्रेस पार्टी के जुड़े हुए हैं और यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। तो हम बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस हर मुद्दों पर, चाहे किसानों का हो या दलितों का या छात्रों का हो, जिस भी मुद्दे को लेकर हमेशा सड़क पर लड़ी है, विधानसभा में लड़ी है। और जबकि समाजवादी पार्टी विपक्ष में उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है 22 में इस बार बड़ा बदलाव होगा। इस बार प्रियंका दीदी के नेतृत्व में हम लोग बड़ी फतेह करेंगे। इस बार मतलब कुछ बढ़त हासिल करेंगे इस बार, है ना? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मूल मुद्दे हैं। रहा सवाल स्वास्थ्य का, रहा सवाल तो नीति आयोग ने क्या कहते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में उत्तर प्रदेश को सबसे पिछड़ा घोषित किया। परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, असेंबली में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत हुई नहीं है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मेन मुद्दे हैं। रोजगार किसी को ये दे नहीं रहे हैं। टेट का पेपर लीक हो जा रहा है, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। किन मुद्दों पर किसकी सरकार जा रही, किन मुद्दों पर किसी की सरकार आ रही? देखिए, ये सरकार पूरी तरीके से हर मुद्दे पे विफल है। इनका मकसद जो है वो बिल्कुल वाज़ह है कि ये कुछ करना नहीं चाहते, ये ज़हनी गुलाम बनाना चाहते हैं सबको। न रोजगार दे पाए, न ये व्यापार में लोगों को जो है जोड़ पाए।
बदलाव हो रहा। अभी जो सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में है, वो जो अभी भीड़ की बात हो रही थी, लोग कहते हैं कि भीड़ का जो वोट है वो भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं होगा, चाहे वैसी साहब की भीड़ हो चाहे अखिलेश यादव की भीड़ हो। दोनों लोगों की जो भीड़ है वो बिल्कुल वोट में तब्दील होगी। लोग कहते हैं कि वैसी की भीड़ जो है वोट में तब्दील नहीं होगी, वो भी गलत कर रहे हैं। जो ये कहते हैं कि अखिलेश यादव की जो भीड़ है वोट में तब्दील नहीं होगी, वो भी गलत कर रहे हैं। दोनों की भीड़ वोट में तब्दील होगी और इसी बात का जो है खतरा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अगर ये सही दिशा में लोग चले गए। आखिर आपको क्या लगता है? 22 में 22 को क्या? अब टिकट फाइनल होने के बाद ही है। मैं कुछ नहीं इस पे कह सकता सर। आप कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम लोग शिबली कॉलेज के ग्राउंड पे हैं और यहाँ पे लोगों से बातचीत किया है। उन्होंने बातों में पता नहीं कहाँ की बात कहाँ चली गई, तमाम मुद्दों पे लोगों ने अपनी राय रखी। बहरहाल हम लोग यहाँ पे ये जानने की कोशिश में थे कि छात्रों के मुद्दे क्या हैं, आजमगढ़ के मुद्दे क्या हैं, चुनाव में इस बार क्या होगा, किन मुद्दों को लेकर के बातचीत होगी, जनता किन मुद्दों पर ध्यान रख करके अपने वोट को डालेगी। यहाँ पे जो हमने बातचीत किया मोटा मोटा उसमें लोगों ने अपना बताया। अब हम यहीं पे एक और वीडियो शूट करेंगे, इन लोगों से बातचीत करेंगे कि इस बार 22 में क्या होने जा रहा है। शुक्रिया।